गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एनिमल न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं, और देखो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और 2-3 पॉइंट है जहाँ पर ये बनते ही हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन निकलता है और कैसे बनते हैं और क्या टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। If for some reason our goblet cells are non function, तो आप एक छोटी सी बात समझ लो बेटा कि गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर सेल है या यूनिसेलुलर है, ये ग्लैंड या यूनिसेलुलर ग्लैंड है। तो जो गॉबलेट सेल होते हैं ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है। अगर म्यूकस का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, एडवर्सली अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि अगर ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो क्या इफेक्ट किस पर डालेगा, प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन? नो। क्यों? क्योंकि ये अर्जेंटाफिन सेल से निकलता है, तो इसलिए पहला आंसर क्या हो गया, कट गया। सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड, ये बेटा ये इससे गॉबलेट सेल से कोई मतलब इसका नहीं है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, ये भी नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। तो ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फूड होता है, फूड किससे मिक्स होगा, सलाइवा से। सलाइवा पहले सलाइवा से मिक्स हुआ, सलाइवा में क्या पाया जाएगा, म्यूकस भी होता है। अब आगे जैसे हम लोग चलते हैं स्टमक में क्या होता है, गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करेगा, तो ये फूड से मिक्स होता है और फूड बेटा स्लिपरी होता चला जाता है, जिसके कारण कहाँ पर वो जाएगा, इंटेस्टाइन पर। अगर वो ऐसा न होता तो कहाँ न जा पाता, इंटेस्टाइन पे न जा पाता। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरियर आयन लाइक द सोडियम आयन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक द। देख बेटा, अब इसका एक दो छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लो, क्योंकि नई और पुरानी एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग था। ये जो सोडियम आयन होगा ये कैरियर मॉलिक्यूल के जैसा काम करेगा या कैरियर आयन के जैसा काम करेगा। तो ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन को क्रिएट करता है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन का मतलब देखो, जैसे सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस है तो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या ज़्यादा पानी से कम की ओर चला जाएगा, ये ऑस्मोसिस कहलाएगा। बट इसका तीसरा कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन होगा ये एक टाइप का, देखिए इसके वर्ड में क्या लिखा है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब पैसिव मूवमेंट, मतलब इसमें एटीपी यूज नहीं होगा, बट इसको ले जाने के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। सोडियम आयन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू, अगर हम लोग न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो ये ग्लूकोज लेके जाता है। बट क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी उस समय कौन सी थी, थोड़ी सी ओल्ड का मतलब ये था कि जो यहाँ पर करेक्शन दिया गया था, तो उसके अनुसार जो पहले आंसर दिया गया था, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो जिस मॉलिक्यूल को लेके जाएगा वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, फ्रक्टोज को लेके जाएगा इधर से इधर की ओर। तो फ्रक्टोज को ले जाने वाला, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड को ये लेके जाएगा। और ये डिफ्यूजन कौन सा कहलाएगा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जॉइंटिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, देखो इसमें स्किन एंड आई ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी सिस्टम है। तो इसमें स्किन एंड आई ये दोनों क्या होती हैं, येलो हो जाती हैं। किसके कारण, किसके एक्यूमुलेशन के कारण, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, मतलब बाइल पिगमेंट के एक्यूमुलेशन के कारण। तो ये किस टाइप का डिसऑर्डर है ये पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का क्या मतलब है भाई, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का मतलब है कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मीन्स लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। सर्कुलेटरी सिस्टम नो, एक्सक्रीटरी सिस्टम नो, तो हमारा ये क्या हो गया आंसर, डाइजेस्टिव सिस्टम। If some reason parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to be happen? एक छोटा सा बात आप बेटा ध्यान से रखो, जो स्टमक होते हैं, स्टमक में जो सेल्स होती हैं, ये होती हैं 4 टाइप की सेल होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोजा। एक होता है म्यूकस सेल्स या म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, जिसको आप गॉबलेट सेल बोलते हो। दूसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल,
दूसरा होता है या थर्ड होता है जाइमोजन सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स, राइट। तो बेटा यहां पर जो आर्जेंटिक सेल्स है इसी को हम लोग बोलते हैं पेराइटल सेल्स। कौन सा सेल्स? पेराइटल सेल्स। तो जो पेराइटल सेल्स है ये आर्जेंटिक सेल्स है, आर्जेंटिक सेल्स हैं। यहां से बेटा सिक्रीशन होता है HCl का एंड कैस्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर का, CIF। कैस्टिल देखो HCl का एंड कैस्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन कौन करेगा? ये करेगा पेराइटल सेल्स। और जो जाइमोजन सेल होता है, जाइमो मतलब हो गया एंजाइम, जाइमोजन, जेन मीन्स क्या होता है? जनरेट करना। तो ये एंजाइम बनाएगा। एंजाइम का मतलब कौन सा? दो एंजाइम होगा यहाँ से, एक होगा पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, ठीक है। और ये अर्जेंटाफिन सेल सोमैटोस्टैटिन का सिक्रेशन करेगा, एक टाइप का हार्मोन लाइक बिहेवियर शो करता है ये। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग आर्जेंटिक सेल्स को या पेराइटल सेल को पार्शियली नॉन फंक्शनल कर दें, इसका मतलब दो चीज हो सकती है। एक तो HCl का सिक्रीशन नहीं होगा, दूसरा कैस्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन नहीं होगा। अगर HCl का सिक्रीशन, HCl का काम क्या होता है? ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है या प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। मतलब पेप्सिनोजेन, ये अगर देखो किसी भी एंजाइम के अगर सफिक्स लास्ट में वर्ड जेन लिखा है, इसका मतलब वो इनएक्टिव है। और किसी एंजाइम के आगे अगर प्रो लिखा है तो भी वो क्या है? इनएक्टिव है, ठीक। इसको प्रीफिक्स बोलेंगे, इसको सफिक्स बोलेंगे। तो ये दोनों एंजाइम इनएक्टिव हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? इनको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए HCl। तो HCl इनको एक्टिवेट करेगा। इनका क्या काम करेगा? एक्टिवेशन करेगा। अगर एक्टिवेशन करेगा तो ये पेप्सिन बन गया, या क्या बन गया? रेनिन बन गया। तो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। आइए देखते हैं। pH ऑफ स्टोमल विल फॉल एब्रप्टली। बेटा ये एकदम नहीं हो सकता है, क्योंकि pH आप, हाँ, HCl के कारण pH क्या हो सकता है? pH HCl के कारण ही होता है, बट केवल HCl के कारण होता है, ये सही नहीं है। स्टेप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव। स्टेप्सिन क्या होता है भाई? ये लाइपेज होता है, वो भी पैंक्रियाटिक लाइपेज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप्सिन। तो यहाँ पर ये भी गलत है। प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज बाय द पेप्सिन इनटू द पेप्टोन्स। तो मतलब बेटा ये कह रहा है कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो इफेक्टेड हो जाएगा। प्रोटीन प्रॉपरली प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में ज़्यादा नहीं टूटेगा। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, बेटा यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। इफ टू फ्रेंड आर ईटिंग टुगेदर और डाइनिंग टेबल, दो दोस्त हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग, एक बेटा क्या करना शुरू किया? खांसना। वाइल swallowing सम फूड, जब खाना निकल रहा था। दिस कफिंग वुड ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट। अब बेटा आप देखो, एक चीज याद रखो, ये पार्ट है फेरिंग्स का और ये पार्ट है ईसोफेगस का। ईसोफेगस को आप बोलते हो फूड पाइप, इसको बोलते हो ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, ठीक बेटा। यहाँ पर जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। यहाँ पर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं गलेट। इसको कवर किए हुए एक ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप का बना होता है, मीन्स कंसिस्ट ऑफ द कार्टिलेजिनस फ्लैप। तो यही क्या करेगा? सलोइंग को रोकेगा, मीन्स
किधर की ओर नहीं जाने देगा, विंड पाइप की ओर फूड को नहीं जाने देगा। अब क्योंकि जो दोनों फ्रेंड थे वो इसमें से क्या कर रहा, स्लोइंग कर रहा था, कुछ खाना कहाँ पर चला गया, प्रॉपर कफिंग आने, जैसे उसको क्या शुरुआत हो गई, कफिंग या खांसी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, क्योंकि ये चोकिंग हो गया। चोक का मतलब फूड इधर की ओर चला गया, कौन काम नहीं किया, इसका मतलब कि जो एपिग्लॉटिस है ये प्रॉपर काम नहीं किया, या इम्प्रॉपर डेवलपमेंट मूवमेंट ऑफ द एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस व्हाइल पार्ड इनटू द ड्यूडेनम इन अ ह्यूमन। बेटा ये पार्ट है किसका, ड्यूडेनम का। यहाँ पर क्या हो गया, ये पैंक्रियाज हो गया, ऐसा होता है ना भाई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस व्हाइल पार्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ए ह्यूमन। अच्छा कौन सा यहाँ पर आएगा, आप देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने घुमा रखा है आपको। ट्रिप्सिन भी लिखा है, ट्रिप्सिनोजेन लिखा है, एंटीरोकाइनेज लिखा है, काइमोट्रिप्सिन लिखा हुआ है। तो कोई भी एंजाइम, बेटा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाई जाती हैं। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, DCT पर्ल, ये आपको याद रखना है। डी का मतलब क्या हो गया, DNAs। यहाँ पर R का मतलब इसको यहीं पर लिख लेते हैं RNAs। दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लिएज, राइट बेटा। C हो गया काइमोट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन DCT, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये तीनों एंजाइम प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम होंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होंगे। और ई से इलास्टेज हो जाएगा, यहीं पर आप लिख सकते हैं। और ए से हो जाएगा अल्फा एमाइलेज या एमाइलोप्सिन होगा। तो बेटा ये आर हो गया, ये लाइपेज हो गया, लाइपेज को ही हम लोग स्टेप्सिन बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ से जो एंजाइम आएगा वो कौन आएगा, ट्रिप्सिनोजेन आएगा, ना कि ट्रिप्सिन आएगा। तो हमारा एंटीरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से आता है, ये इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, जिसको सकस इंटेरिकस बोलते हैं। काइमोट्रिप्सिन है, एक्टिवेट फॉर्म में है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है, नहीं आएगा। ये एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं। ट्रिप्सिनोजेन बचा, ये इनएक्टिव फॉर्म था। तो कोई भी एंजाइम किस फॉर्म में आएगा बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रीट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट डेंटल फार्मूला। तो बेटा ये तो रटाया ही है, 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2। देखो ये वाला बेटा इंसीजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। कुल मिलाकर के हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा डेंटल फार्मूला होता है वो इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया एंड मोलर हो गया। ऐसा ही नीचे भी होगा, इंटू 2 कर लेते हैं। तो जो ह्यूमन का डेंटल फार्मूला होगा किसी भी एडल्ट का, ये हो जाएगा। बच्चों में क्या होता है बेटा, ये अगर बच्चों की बात करें तो 2102 2102 बच्चों में हो जाएगा, इंटू 2 कर लेंगे। अगर हम लोग किसी एडोलसेंट में देखते हैं तो 2122 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। तो ये एडल्ट में 2123 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर एंड अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू। बेटा एंजाइटी मतलब क्या होना, बेचैनी होना, स्पाइसी फूड खाना, ठीक है ना, अनएडिक्वेट डाइजेशन होना, प्रॉपर डाइजेशन न होना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इन डाइजेशन। जैसे डायरिया में क्या होता है, डायरिया में फ्रीक्वेंट
डिस्चार्ज ऑफ द फीकल मैटर, जल्दी जल्दी फीकल मैटर डिस्चार्ज होता है। डाई मतलब 2 या 2 से अधिक, या मतलब क्या होना, डिस्चार्ज होना। ओमिटिंग क्या होता है भाई, इजेक्शन ऑफ द फूड मटेरियल थ्रू द माउथ या स्टोमक कंटेंट को बाहर की ओर, मुंह से बाहर की ओर निकालना, ये ओमिटिंग का लगेगा। जॉइंडिस में क्या होता है, लीवर अफेक्टेड होता है। बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बाइल पिगमेंट कहते हैं, इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को अगर हम लोग हिंदी में समझें तो इसको बोलते हैं क्या, अपच। अपच इसलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रॉपर नींद नहीं आई, और दूसरी बात कि आपने क्या खाया, स्पाइसी फूड खाया है। स्पाइसी का मतलब हो गया मसालेदार चीज़ों आपने खाया है, तो जिसके कारण ये अपच हो जाता है। वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो बेटा सीधी सी बात है, ये पार्ट है हमारा किसका, ये पार्ट है उसका, ये पार्ट है सीकम का। तो यहीं पर क्या पाए जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या काम करता था, सेलुलोज का डाइजेशन वगैरह कराता था। बट अब क्योंकि ह्यूमन में सेलुलोज का डाइजेशन होता नहीं है, तो बेसिक रोल है नहीं इसका यहाँ पर। तो सीकम जो होता है, इसको हम लोग फर्मेंटेशन चैम्बर भी बोलते हैं। कौन सा चैम्बर, फर्मेंटेशन चैम्बर भी बोलते हैं। तो आंसर हमारा बेटा क्या हो जाएगा, सीकम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमन गिवन अ कॉलम फर्स्ट एंड देयर एब्जॉर्प्शन साइड मैकेनिज्म फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा देखो ये कह रहा है कि जैसे हाँ ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, माल्टोज हो गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। फ्रक्टोज एंड ये हो जाएगा, तो फ्रक्टोज एंड सोडियम आयन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हो सकता है, बट ये पैसिव एब्जॉर्प्शन है। पैसिव का मतलब बेटा कौन सा एब्जॉर्प्शन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होना चाहिए। ये हो तो सकता है, बट ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होना चाहिए। ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड, डिओडिनम हो गया, मूव एज ए काइलोमाइक्रॉन। तो बेटा ये आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट मैच पूछ रहा है। तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, जैसे ग्लाइसिन ग्लूकोज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, दोनों का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, एक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। अ हेल्दी पर्सन ईट द 5 ग्राम रॉ शुगर। अच्छा 5 ग्राम रॉ शुगर and 4 ग्राम बेटा क्या हो गया, एल्बुमिन। 10 ग्राम प्योर घी या बफेलो घी एडल्टरेट विद 2 ग्राम वेजिटेबल घी। तो ये बेटा 4 से और 9 से मल्टीप्लाई इसलिए मैंने किया क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है या कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी बेटा निकलती है, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन के डाइजेशन से भी बेटा फिजियोलॉजिकल जो वैल्यू होती है वो 4 ही होती है, लेकिन जो फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी बेटा रिलीज होती है। तो आइए देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 20, ये हो गया 16, ये हो गया 90 और ये हो गया 2 ग्राम था ना। तो ये 18 बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं, जो सॉरी ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 2 1 3 3 4 9 4, ठीक है 144 ग्राम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 144। बेटा यहाँ पर जो कन्फ्यूजन था वो ये था, 5 ग्राम लिग्निन का था। तो लिग्निन हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है इससे कोई एनर्जी आपको नहीं मिलनी है, तो उसको बेटा ऐड नहीं करना है, राइट। चलो, विच एंजाइम आर लाइकली टू एक्ट ऑन द बेक्ड पोटैटो। बेक मतलब क्या हुआ, भुना हुआ
या उबाला, पोटैटो ईटन बाई अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड इट्स मूव डाउन द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब पोटैटो में क्या होगा, स्टार्च होगा। चलो भाई, पोटैटो में क्या भर गया, स्टार्च। तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ में। माउथ में कौन सा एंजाइम हो गया, सलेवरी एमाइलेज। चलो मिल गया। एंड अब इसका डाइजेशन यहाँ से माउथ से कहाँ जाएगा। अब देखो इसका डाइजेशन कहाँ नहीं होगा, स्टमक में होगा नहीं, डिओडेनम में होगा। डिओडेनम में कौन सा एंजाइम आएगा, पैंक्रियाटिक जूस आएगा। और पैंक्रियाटिक जूस के बाद कौन सा जूस आएगा, इंटेस्टाइनल जूस आएगा। अल्टीमेटली बेटा ये यहाँ से क्या बनाएगा, ये डाइसेक्राइड बनाएगा और ये इसको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ये अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको समझ सकते हो। जैसे ये पार्ट है किसका बेटा, माउथ का, ये पार्ट है स्टमक का, और फिर यहाँ पर आया डिओडेनम, डिओडेनम में ये आया पैंक्रियास, ठीक ना। तो ये पहले कुछ यहाँ पर डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर डाइजेशन होगा। यहाँ का मतलब किस जगह पर, ये डिओडेनम में डाइजेशन होगा। कौन डाइजेस्ट करेगा, पैंक्रियाटिक जूस, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और इसको ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइसेक्राइड में। डाइसेक्राइड को डाइसेक्राइडेज एंजाइम काम करेगा और वो पाया कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस में। फाइनली कन्वर्ट होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में। तो अल्टीमेटली बेटा वहाँ तक गया नहीं है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा सेल ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस ऑफ। तो बार बार मैं बड़ा एक वर्ड यूज कर रहा था, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेट डिफ्यूजन। इसके लिए बस केवल कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, तो आंसर ये सेकंड हो जाएगा। इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ए ह्यूमन कैरिड आउट बाय द। तो बेटा पहला स्टेप में क्या होता है या इनिशियल स्टेप में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं जो रेनिन एंजाइम होता है, ये पहले क्या होता है, प्रो रेनिन फॉर्म में होता है। तो आप बेटा स्पेलिंग को ध्यान में रखना है कि डबल एन वाला ही सही होगा। इसको एक्टिवेट कौन करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा HCl, बनेगा क्या, ये रेनिन। अब ये काम कहाँ पर करेगा, मिल्क प्रोटीन पर। मिल्क प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, कैसीन। तो ये कैसीन प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, कैल्शियम के प्रेजेंस में, कैल्शियम पैरा कैसीनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बेटा जो पहले स्टेप में, और ये याद रखना कि जो रेनिन एंजाइम है ये केवल किस में पाए जाएंगे, ये बच्चों में केवल पाए जाएंगे। बच्चों का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फेंट में पाया जाएगा। इन्फेंट का मतलब ये हो गया छोटे बच्चों में पाया जाएगा रेनिन, एडल्ट में नहीं पाया जाता है। अगर एडल्ट में बात करते हैं तो पेप्सिन या ट्रिप्सिन वर्ड यूज करेंगे, तो ठीक है। तो आंसर हो गया रेनिन। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन। इन्फेंट का मतलब छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपको बड़ा पता ही है। गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम होता है, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन या रेनिन एंड लाइपेज, स्मॉल अमाउंट ऑफ द लाइपेज। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि स्टमक का गैस्ट्रिक जूस कर रहा है तो गैस्ट्रिक जूस में यही तीनों प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बेटा यहाँ से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। गॉबलेट सेल आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टाइन एंड सेक्रेट द म्यूकस। ये तो बेटा करेक्ट है, क्योंकि गॉबलेट सेल हर जगह पाया जाएगा, चाहे म्यूकस माउथ का पार्ट हो, स्टमक का पार्ट हो, यहाँ पर बेटा फायरिंग उसका इसोफेगस का पार्ट हो, स्टमक का पार्ट हो, इंटेस्टाइन का पार्ट हो, हर जगह क्या पाया जाएगा, गॉबलेट सेल पाया जाएगा। आर्जेंटिक सेल आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमाइन एंड सेक्रेट द। ये भी बेटा एकदम सही है कि जहाँ पर ध्यान रखना कि स्टमक में बेटा जो भी सेल्स होती हैं, स्टमक में जितनी भी सेल्स होती हैं, जैसे अभी हमने क्या बताया 4 सेल, कौन कौन, मोजा मतलब म्यूकस सेल, आर्जेंटिक सेल, जाइमोजन सेल एंड अर्जेंटाफिन सेल, चारों के चारों बेटा ये म्यूकोसल एपिथेलियम में पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं भाई, म्यूकोसल एपिथेलियम क्या होती हैं, तो किसी भी अगर मान लो कोई एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे ये बेटा स्टमक है, इसकी जो आउटर लेयर होती है, अगर हम लोग इसको TS काट करके देखें तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं सिरोसा। इसकी बेटा 2 लेयर है जिसको हम लोग दोनों को कहते हैं मस्कुलरिस लेयर। इसके नीचे बेटा सब म्यूकोसा,
और फिर इसके नीचे पाया जाएगा म्यूकोसा। तो सबसे नीचे की ओर लेयर होती है वो कौन सी होती है? म्यूकोसा। तो जो सबसे अंदर की ओर लेयर होती है उसको म्यूकोसा, और इसी पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड दोनों की दोनों म्यूकोसल सेल पर प्रेजेंट होती हैं। इट मीन्स ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। एसनी आर द प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज एंड सेक्रेट द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एकदम सही है। पैंक्रियाज के पास बेटा दो पैंक्रियाट, क्योंकि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, इसके पास क्या हो जाएगा? एक एक्सोक्राइन पार्ट है, दूसरा एंडोक्राइन पार्ट है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसनी, जिससे एंजाइम निकलते हैं। और जो एंडोक्राइन पार्ट है, कौन सा पार्ट? एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक। वो एंडोक्राइन पार्ट जो होगा उससे इंसुलिन और ग्लूकागान निकलेंगे, ठीक। तो अब हमारे पास बेटा क्या बचा? मतलब ये स्टेटमेंट सही था। अभी इसको देख लेते हैं। ब्रूनस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द एस्टमाइन एंड सेक्रेट द पेप्सिनोजन। बेटा देखो, ब्रूनर्स ग्लैंड की ये इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक नहीं, सब म्यूकोसा ऑफ क्या होना चाहिए? डिओडिनम। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? सब म्यूकोसा ऑफ द डिओडिनम एंड सेक्रेट द, यहाँ पर ये एंजाइम नहीं है, ये एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करता है। यहाँ पर किसका सिक्रीशन करेगा? एल्कलाइन म्यूकस का ये सिक्रीशन करता है, राइट। तो ये आंसर हमारा नॉट करेक्ट है, मतलब ये आंसर हमारा सही हो गया। ये इनकरेक्ट था जबकि क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है इसलिए आंसर ये करेक्ट हो गया। द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटेशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द टीथ। तो ठीक है बेटा, परमानेंट टीथ में क्या हम लोग ऐसे जानते हैं, जब हम लोग ये देखते हैं जो डेंटेशन होता है कुल हमारे पास कितने टीथ होते हैं? 32 में 20 टीथ क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, और 12 टीथ क्या होते हैं? 12 टीथ परमानेंट होते हैं। तो जो 20 टीथ होते हैं ये होता है इंसीजर, केनाइन। बेटा ये फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर, ये दोनों मोलर हैं। यहाँ पर कितने हैं? देखो इसके फार्मूले को अगर हम लोग देखें तो 2 1, यहाँ पर कितना होता है? 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है ना। यही डेंटेशन है, फार्मूला है। तो केनाइन बेटा इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 और 2 4 हो गया, 8 हो गया। सॉरी, इंसीजर 2 और 2 4, और 2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो गया? तो 4 दूनी 8 हो गया, या 4 2 जा 8 हो गया। अब केनाइन बेटा ये क्या? 1 और 1 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया। इसके बाद मोलर की बात करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड मोलर, यहाँ पर जो मोलर होते हैं वो 3 होते हैं, 3 का सेट है। तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो फर्स्ट और सेकंड है ये देखो 3 और 3 6 हो गया, मल्टीप्लाई किया 2 से 12 हो गया। तो 4 4 का कितना सेट बनेगा? ठीक है ना। तो जो 3 दांत का 4 सेट था, मीन्स 4 दूनी 8 दांत। तो ये 8 टीथ। ये समझ में नहीं आया होगा। देखो जैसे ये पार्ट है, आधा पार्ट माउथ का, यहाँ पर तुम्हारा बेटा ये फर्स्ट मोलर हो गया, सेकंड मोलर हो गया, थर्ड मोलर हो गया। ऐसा ही बेटा यहाँ पर थर्ड मोलर, सेकंड मोलर, फर्स्ट मोलर, यहाँ पर थर्ड मोलर, सेकंड मोलर, फर्स्ट मोलर, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट। अब बताओ 1 2 3 4, तो कुल 4 दांत है ना। ये 4 क्या है? फर्स्ट मोलर, 4 सेकंड है, 4 थर्ड है। तो 4 फर्स्ट और सेकंड मिला के 8 हो गया। तो ये कितना हो गया? 20 टीथ। तो 20 टीथ हमारे ये डाइफ्यूडांट है। डाइफ्यूडांट का मतलब क्या होता है? डाइफ्यूडांट का मतलब होता है कि दोबारा ग्रो करता है, ठीक है, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं। यहाँ पर जो 12 टीथ है इसको मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। जहाँ पर जो 12 टीथ है, अब इसको देखिए, इस 12 टीथ को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास बचा क्या बेटा? हमारे पास बचा प्री मोलर एंड थर्ड मोलर। तो प्री मोलर कितना? यहाँ से 2 और 2 4 हो गया, 8 हो गया।
प्लस थर्ड मोलर बेटा कितना 4, तो हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या है, पूछ रहा है कि प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटेशन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ। तो बेटा कौन सा टीथ नहीं होगा, इनिशियल स्टेज में कौन सा दांत नहीं होगा, प्री मोलर, क्योंकि प्री मोलर क्या होता है, परमानेंट टीथ होता है, बाद में ग्रो करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इंटेस्टाइनल जूस या फाइनल जूस इसको बोलते हैं। तो मैंने इसके लिए एक कोटेशन बता रखा था, ध्यान से सुनिएगा। मिस लेड नीना, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा माल टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेज, एंटीरो काइनेज, अमीनो पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, इंटेस्टाइनल लिपेज, न्यूक्लियोटाइडेज। ए का मतलब कुछ भी नहीं है, देखो तो लाइपेज तो है, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं है क्योंकि नाट पूछ रहा है। माल्टेज भी है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। न्यूक्लियस हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। न्यूक्लियोसाइडेज यहाँ पर है, तो आंसर बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा नाट प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब डीएनएज और आरएनएज, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। इन द स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाई। गैस्ट्रिक एसिड का मतलब बेटा हो जाएगा HCl। तो HCl किससे निकलता है, पेराइटल सेल से। पेराइटल सेल को ही और क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल्स ये है नहीं, पेराइटल सेल्स मिल गया आंसर। पेप्टिक सेल से हमारा यहाँ से क्या निकलता है, पेप्सिनो जेन आयन बेटा क्या हो जाएगा, प्रो रेनिन। एसिडिक सेल्स कोई होता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पेराइटल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द डियोडेनम। ये हुआ डियोडेनम, ये हुआ बेटा कौन सा पार्ट, ये मान लेते हैं हम लोग पैंक्रियास का हो गया। इधर से बाइल डक्ट आएगा, यहीं पर ओपन होगा, डियोडेनम में ओपन होंगे, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होगा। स्फिंक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, ओडाई। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सेमिल्यूनर वॉल हार्ट में पाया जाएगा। इलियोसिकल वॉल ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर पाया जाएगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर जब ये बेटा स्टमक से आएगा, ये पार्ट यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा, तो एक्चुअली में बचा क्या, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्लियर बेटा। ये आगे विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाई कार्बोनेट आयन। तो ये बेटा आपको पता ही है कि बाई कार्बोनेट और कौन सिक्रेशन करेगा, यहाँ पर कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन करेगा। इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। विच सेल्स ऑफ द क्रिप्स ऑफ लिवर कोन सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो क्रिप्स ऑफ द लिवर कोन है, ये यही इंटेस्टाइनल ग्लैंड से मेन जूस बेटा यहीं से निकलता है। इसमें एक कुछ सबऑर्डिनेट सेल्स होते हैं, कुछ जैसे एंटीरोसाइड सेल है, ये वाटर और कुछ मिनरल्स का सिक्रेशन करेगा। यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल एक पेनिस सेल्स होता है। पेनिस सेल्स क्या काम करेगा, यही लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रेशन करेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कफर सेल बेटा कौन सा सेल होता है, ये लीवर में पाया जाता है। ये फाइगोसिटिक सेल्स होते हैं, इससे रिलेटेड है नहीं। ये सोमैटोस्टैटिन का सिक्रेशन करेगा। ये अर्जेंटाफिन सेल स्टोमक एंड इंटेस्टाइन दोनों में पाया जाएगा।
ये कहाँ पाया जाएगा? स्टमक में एंड इंटेस्टाइन दोनों में पाया जाएगा बेटा, एक में नहीं पाया जाएगा। और ये सिक्रीशन करता है सोमैटोस्टैटिन का। जाइमोजन को अभी बताया आपने, इसको बोलते हैं पेप्टिक सेल। ये स्टमक्स में है या स्टमक में है, और ये पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन का सिक्रीशन करेगा। कोफर सेल बेटा ये फाइगोसिटिक सेल है, फाइगोसिटिक सेल्स है, और ये प्रेजेंट इन लीवर। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? पेनिस सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस? तो बेटा पैंक्रियाटिक जूस में अभी हमने बताया DCT पर्ल, आप पिछले क्लास में अभी पिछले लेक्चर में पिछले क्वेश्चन में देखिएगा तो लाइपेज होगा, एमाइलेज होगा, ट्रिप्सिनोजेन होगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडोज होगा। अब बेबी बॉय एज 2 years इज बेटा एडमिटेड टू अ प्ले स्कूल, ठीक है, एंड पासेस थ्रू अ डेंटल चेकअप। डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉडी हैड 20 टीथ, हाँ ठीक है, विच टीथ आर एब्सेंट? तो बेटा आपको ये बताया अभी, ये किसी भी बच्चे का होगा तो 2 और 1 3 हो गया। देखो इसमें कुल कितने दांत हो गए? 2 2 4, देखो 2 1 3 2 5, 5 नीचे 5 ऊपर, मतलब कि 10 दूनी 20, मतलब टोटल नंबर ऑफ टीथ बेटा कितने हो जाएंगे? 20। तो 20 है, लेकिन ये कौन सा दांत या कौन सा टीथ बेटा है? ये प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। तो आंसर आप देख लो, मैच करा लो, ये प्रीमोलर हो गया। पूछ रहा है कि 2 साल का बच्चा है जो कि इसका स्कूल में, प्ले स्कूल में इसका एडमिशन कराया गया, उसका डेंटल चेकअप किया गया, तो उसमें एक ऐसे टाइप का दांत था जो दिखाई नहीं दे रहा था, उसका नाम क्या होगा? प्रीमोलर। तो डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटेशन। ह्यूमन डेंटेशन के लिए बेटा आपको एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड याद रखना है, DTH। DTH का मतलब क्या हो गया? डाई फायोडोंट, डाईफ्योडोंट, टीथ ग्रो ट्वाइस टाइम। अगर बेटा दांत 2 बार ग्रो करता है तो डाईफ्योडोंट। फिर ये है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब कि टीथ एम्बेडेड इन बेटा किसमें? बोनी सॉकेट। तो जब ये बोनी सॉकेट में धसा होता है तो उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। और हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब हो गया 2 टाइप के दांत होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग शेप के होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। तो आंसर बेटा आपको पता ही हो गया, थीकोडोंट, डाईफ्योडोंट एंड हेट्रोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस? तो आपको बेटा ये ध्यान में रखना है कि जब आप जानते हैं कि जैसे चीफ सेल है, चीफ सेल को हम लोग पेप्टिक सेल बोलते हैं। पेप्टिक सेल का मतलब यहाँ से एंजाइम का सिक्रीशन होगा, वो भी कौन सा एंजाइम का सिक्रीशन होगा? यहाँ पर पेप्सिनोजेन का। म्यूकस सेल है तो म्यूकस का सिक्रीशन करेगा। गॉबलेट सेल है, ये नेक सेल बोलते हैं, या यहीं से म्यूकस का सिक्रीशन होगा। पेराइटल सेल बचता है, तो पेराइटल सेल कैसे एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है? एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। RBC का बनना क्या कहलाएगा? एरिथ्रोपोइसिस कहलाएगा। अब यहाँ पर बेटा क्या कंडीशन है, इसको ध्यान से सुनो। पेराइटल सेल में यहाँ से, इसको आपने आर्जेंटिक सेल्स बोला था, यहाँ से निकलता है HCl एंड बेटा CIF, मैंने एक वर्ड बोला था कैस्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो जो कैस्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, और ये RBC का फॉर्मेशन, मतलब बेटा ये क्या काम करता है? ये विटामिन B12 का फॉर्मेशन करता है। तो विटामिन B12 क्या करता है? RBC के फॉर्मेशन। मतलब कि ये अगर हम लोग ये कहें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब होकर कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन B12, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? विटामिन B12 हो जाएगा। और ये क्या करता है? ये RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है, RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो बेटा जो देखो एरिथ्रोपोइटिक विटामिन्स होते हैं वो केवल 2 होते हैं, एक तो ये
विटामिन B12 होता है, दूसरा विटामिन B9 होता है जिसको हम लोग फोलिक एसिड कहते हैं। तो इसको दोनों को मिलाकर हीमोपोइटिक विटामिन बोलते हैं, मतलब कि ब्लड फार्मिंग विटामिन। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पेराइटल सेल। तो इनडायरेक्टली कैसे हेल्प कर रहा है, ये एब्जॉर्ब होगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 क्या करेगा, RBC फॉर्मेशन को प्रमोट कराता है। तो इनडायरेक्टली अगर मान लो कि बेटा इसको क्या कर दें, इसकी क्रश कर दें, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मैचुरेशन ऑफ RBC नहीं हो जाएगा या फॉर्मेशन ऑफ RBC नहीं होगा। थैंक यू बेटा। ये आगे देखते हैं इसको। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th कॉलम बेटा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन को बताना है। चलो भाई, रेनिन किससे रिलेटेड है, रेनिन मिल्क प्रोटीन से रिलेटेड है। ए का 3 एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ट्रिप्सिन में। तो इसका मतलब कि ये चौथा हो जाएगा। ऑक्जेंटिक सेल अभी बेटा बताया मैंने आपको, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है पहले आप। फ्रक्टोज फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd 4th 1st 2nd, 3rd 4th 1st 2nd। ठीक है, तो मैच करा लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाशरकोर डिजीज इज ड्यू टू, तो बेटा देखिए 2 वर्ड आते हैं। एक होता है क्या, एक डिजीज होता है मरेस्मस, दूसरा होता है क्वाशरकोर। देखो मरेस्मस में आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, जिसको हम लोग कह सकते हैं PCM या बेटा PEM। अब ये PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन का मतलब कि कमी होना। अगर प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है तो मरेस्मस, केवल प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है एक्कम्पनाइड बाई द बेटा क्या, कैलोरी डिफिशियंसी, तो क्वाशरकोर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। मैच द स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट लोकेशन इन आर्गन। क्रिप्स ऑफ लिवर कून बेटा कहाँ पर पाया जाएगा, ये मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा। ग्लीसन कैप्सूल बेटा ये लीवर में पाया जाता है। आइसलेट ऑफ द लैंगरहैंस कहाँ पाया जाएगा, पैंक्रियाज में बेटा पाया जाता है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, डियोडिनम में पाए जाते हैं। तो 3rd 4th 1st 2nd, 3rd 4th 1st 2nd आंसर करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेल्स विच सिक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो बेटा एक ही नाम मैंने बार बार बोल रखा है कि यहाँ पर कौन सा सेल होता है, गॉबलेट सेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। म्यूकस ही प्रोटेक्ट करेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, गॉबलेट सेल्स होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा क्या हो जाएगा, सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये गलत है, इनर मोस्ट नहीं होना चाहिए। ये कौन सा लेयर होना चाहिए, आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट लेयर अगर कहा गया तो ये इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, ये एकदम सही है। वर्मी फॉर अपेंडिक्स राइजेज फ्रॉम द डियोडिनम, ये बेटा गलत है। क्यों, क्योंकि वर्मी फॉर अपेंडिक्स जो राइज होता है वो किससे राइज होता है, ये पार्ट है सीकम का और ये पार्ट है वर्मी फार्म अपेंडिक्स का। तो वर्मी फार अपेंडिक्स से राइज होता है। तो ये वर्मी फार अपेंडिक्स बेटा ये ड्यूडेनम से नहीं राइज होता है, किससे राइज होगा, सीकम से। इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बेटा गलत है। इलियम जब भी ओपन होगा ये कहाँ पर, सीकम में ओपन होगा। ये पार्ट हो गया इलियम, ये हो गया सीकम का। तो यहाँ पर ही होगा इलियो सीकल जंक्शन। तो आंसर हमारा ये सही है, ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प टू कन्वर्जन ऑफ, एंटीरोकाइनेज बेटा ये कहाँ से आएगा, ये इंटेस्टाइनल जूस से आता है। और ये ट्रिप्सिनोजेन को, क्योंकि बेटा ये इनएक्टिव एंजाइम है। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये इनएक्टिव क्यों है, इनएक्टिव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, जेन। इसे किसी भी एंजाइम का अगर सफिक्स जेन लिखा है
तो इनएक्टिव होगा, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्टिवेट किया तो ये इनएक्टिव था, इसको एंटीरो काइनेज एंजाइम ने एक्टिवेट किया, ये कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन में। अब एक बार अगर ये एक्टिव हो गया तो बाकी जितने भी पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं सबको ये क्या करेगा, खुद एक्टिवेट करेगा। फिलहाल एंटीरोकाइनेज कहाँ से आएगा? एंटीरोकाइनेज एंजाइम आता कहाँ से है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। ठीक है, तो आंसर हम सबको मिल ही गया होगा, ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन। तो चलिए ये बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे में बेटा नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।